नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस बढ़िया से सेशन में, जहां हम आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को एक लेवल और अप कर देते हैं, एक और चैप्टर आपके रिवीजन में ऐड कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के अस्त्र और शस्त्र लेकर के तैयार हो जाइए। सेशन को अपने फ्रेंड जोन में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में, और इसी लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 8 को शुरू करके खत्म कर देंगे। देखेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ साथ कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं और उन्हें किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर। तो देखिएगा, एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है। 2025 में आपसे पूछा था। देखिए, इस चैप्टर से एमसीक्यूज तो जरूर आएंगे, यानी कि आपके जितने चैप्टर है ना, उन चैप्टर से एक एमसीक्यू, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है यहां से आप फिल इन द ब्लैंक को भी देखो। अगर नहीं देखोगे तो दो क्वेश्चन देख लोगे, सिंपल लॉजिक है। वेरी शॉर्ट आप जरूर देखोगे यहां से। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको पता होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप क्या होता है। F2PD की यहां पर बात की जा रही है। तो F2PD का जीन प्रारूप क्या होगा, तो सबसे पहले याद करो कि ये होता कैसे है, ये होता कैसे है और किस तरीके से ये किया जाता है। तो अपने पास क्या हुआ करता था, अपने पास कुछ इस तरीके की चीज हुआ करती थी, है ना। फिर हम क्या करते थे, इससे जनरेशन को डेवलप करते थे। बनाते थे कि नहीं बनाते थे। जब हम इससे क्या करते थे, जनरेशन को बनाते थे, तो किस तरीके से बनाया जाएगा कि भाई ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये वाला इससे रिएक्ट करेगा और ये वाला इससे रिएक्ट करेगा। चारों में आपको एक जैसी चीज मिलेगी, चारों में आपको एक जैसी चीज मिलेगी। सिंपल बात है। तो ये जो बनी है, ये आपकी बनती है F1PD। कौन सी बनती है, ये आपकी F1PD बनती है। अब इस F1PD से हमको F2PD पर जाना है। कहां जाना है, F2PD पर जाना है। इसका मतलब मेरे पास कुछ ये है और मेरे पास ये है। सिंपल बात है। चलिए, अब फर्स्ट का इसके साथ किया जाएगा तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी यहां पर आएगा। कैपिटल टी और कैपिटल टी ये बताता है कि ये शुद्ध लंबे प्रकार के पौधे हैं। जब आप इस कैपिटल टी को छोटे टी के साथ कराओगे तो यहां पर जो कैपिटल टी वाला है वो लक्षण प्रभावी होगा और उसकी वजह से कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, लेकिन पौधा जो है ना वो आपको लंबा ही प्राप्त होगा। अब चलते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी की तरफ, लेकिन यहां पर भी कैपिटल टी ही प्रभावी होगा। ये वाला गुण जो है ये डोमिनेंट नेचर का होगा। और लास्ट में चलते हैं हम हमारे इसके पास, जहां आपको छोटा टी और छोटा टी दिखाई देगा। कैपिटल टी जो होता है ये आपको बताता है शुद्ध लंबे पौधे के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ये शुद्ध लंबे पौधे। ठीक है। अगर हम बात करें स्मॉल टी के बारे में तो ये आपको बताता है शुद्ध बौने पौधे। किसके बारे में बात कर रहा है, ये शुद्ध बौने पौधे की बात कर रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मुझे एक तो ये मिला है, तो इसका मतलब इसका रेशो हो गया 1। मुझे दो ये प्रकार की स्पीशीज मिली है जो कि कैसी है, बिल्कुल सेम है। और उसके बाद मुझे एक ये मिला है जिसका रेशो हो गया 1। तो रेशो क्या बन जाएगा, यहां पर रेशो बनेगा 1:2:1। कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है मैम। इसमें क्या होगा कि एक जो है आपका मैम, ये तो हमारे पास जो आया है ये शुद्ध लंबे पौधे हैं। ये कैसे पौधे हैं मैम, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं। अगर हम दो की बात करते हैं तो ये अशुद्ध लंबे पौधे हैं। ये कैसे पौधे हैं, ये अशुद्ध लंबे पौधे हैं। क्लियर हो गई बात यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर हम 1 की बात करते हैं तो ये आपके पास शुद्ध बौने पौधे हैं, ड्रॉफ है ना। कैसे प्लांट है, ये ड्रॉफ प्लांट है। क्लियर हो गई बात यहां पर। ठीक है जी। कैपिटल टी टॉल को बताता है और आपका स्मॉल टी ड्रॉफ को बताता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। ये क्लियर हो गया कि अपने पास जो F2PD आ रही है, उस F2PD का जो रेशो अपने पास बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है और उसमें क्या क्या चीजें हमें आ रही हैं। क्लियर है बात। यहां आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र की यहां पर बात कर रहे हैं। 2024 में ये आपसे पूछा गया था। देखो,
हम सभी क्या जानते हैं कि आपके पास क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, आपकी धागेनुमा संरचना होती है। इस धागेनुमा संरचना को आप डीएनए कहते हो, जिस पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। सिंपल बात है ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं, जीन उस पर ही तो होते हैं, है ना। और डीएनए आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी आने वाली जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है लिंग गुणसूत्र के बारे में, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, अगर हम बात करें तो कितने गुणसूत्र होते हैं, आपके पास टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि मतलब अगर हम इसे देखें कि कितने पेयर्स में होंगे, तो 23 पेयर्स के अंदर होंगे, जिसमें 22 कैसे होते हैं, सेम होते हैं। वो आपके जो नर में होंगे वही आपके मादा के अंदर होंगे। एक जो होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो आपका कैसा होगा, वो पुरुष के अंदर होता है। और इसीलिए पूछा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होगा, एक्स और वाई होगा, एक्स और वाई होगा। वाई यहां पर ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि होने वाली संतति कैसी होगी, लड़का होगी या लड़की होगी। क्योंकि एक्स एक्स तो किसके अंदर मिलते हैं, एक्स एक्स आपको फीमेल में मिलते हैं, ये आपको मेल में मिलते हैं। वाई गुणसूत्र जो होता है वो एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। इसीलिए इसे आप आदर्श जो गुणसूत्र है या आदर्श जोड़ा गुणसूत्र नहीं कहते हो, आप आदर्श गुणसूत्र जोड़ा किसे कहते हो, डबल एक्स को। यानी कि ये कौन है, ये आपका आदर्श जोड़ा गुणसूत्र है, जो कि किस में होता है, जो कि आपके फीमेल्स के अंदर होता है। अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स और वाई होगा, जहां आप जानते हो कि वाई गुणसूत्र बताता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, जो कि किसके अंदर होगा, पुरुषों के अंदर होगा। क्लियर हो गई बात यहां, तो आंसर जो है बेटा वो आंसर बनेगा, आंसर नंबर बी बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपको दिया हुआ है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जीनी संरचना का बाह्य लक्षण जो है वो कौन सा होगा, 2023 में आपसे पूछा था। देखो बहुत सिंपल बात है, कैपिटल आर जो होता है ना, कैपिटल आर वो आपको किसके बारे में बताता है, गोल के बारे में बताता है। और अगर हम कैपिटल वाई की बात करें, ये आपको पीले के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा, पीले के बारे में बताएगा। अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं तो ये मुझे झुर्रीदार बताएगा। क्या बताएगा, झुर्रीदार के बारे में बात करेगा। अगर मैं स्मॉल वाई की बात करूं तो ये हरा बताएगा। अब मैं ये जानती हूं और आप भी ये समझ लीजिए कि जो गुण प्रभावी होता है उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, पहले हम उसको लिखते हैं। आपको यहां पर दिख रहा है कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या था, गोल। यानी कि बाह्य जो रूप से प्रदर्शित होगा, जो हमें दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा कि गोल है। फिर हमें क्या दिखाई देगा कि वो जो वाई है वो येलो है, यानी गोल और येलो, राउंड और येलो, यानी गोल और पीला जो गुण है वो हमारे पास क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया, वो प्रभावी हो गया। कहां लिखा हुआ है, देखो गोल और हरा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हरा आ रहा है। झुर्रीदार और पीला नहीं हो सकता क्योंकि झुर्रीदार इसके अंदर आ रहा है। गोल और पीला सही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, गोल और पीला बनेगा। अब ये काम किया किसने था, ये काम मेंडल जी ने किया था, है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। किया कैसे था, मटर के पौधे पे किया था। मटर का पौधा क्यों लिया था, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है ना, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। उसका जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, वो जल्दी जल्दी आपको क्या देता है, रिजल्ट यहाँ पर देता है। अब समझो बहुत बढ़िया सी बात कि ये जोड़ा कैसे बनाया होगा। ये जोड़ा बनाया कि उन्होंने सबसे पहले आर आर लिया, जिसका मतलब होता है गोल, और उसके बाद लिया उन्होंने स्मॉल आर और स्मॉल आर, जिसका मतलब होता है आपका झुर्रीदार। और ये बात किसके बारे में की जा रही थी, ये बात की जा रही थी सीड्स के बारे में, है ना। समझ गए बात कि वो गोल होंगे कि झुर्रीदार होंगे, वो गोल होंगे कि झुर्रीदार होंगे। तो यहां से और यहां से हमने क्या करा, इनका जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको कुछ ये स्पीशीज मिलेगी। यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पक्की बात है, ये स्पीशीज मिलेगी। और इस स्पीशीज में गोल वाला जो लक्षण था वो प्रभावी था। वो कौन सा था, वो प्रभावी था। उसी तरीके से अगर आप कैपिटल वाई और कैपिटल वाई लोगे यहां पर, और स्मॉल वाई लोगे और इनका एक जोड़ा बनाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहां पर मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। और कैपिटल वाई आपको येलो के बारे में बताता है, जबकि स्मॉल वाई आपको ग्रीन के बारे में बताता है। क्लियर हो गई बात यहां। फिर आप इन दोनों का क्रॉस कराओगे, फिर आप क्या करोगे, फिर इन दोनों का आपको मिल गई ना
आपको मिल गई कि नहीं मिली भाई, आपको ये चीज मिली कि नहीं मिली? हाँ जी मैम, ये चीज तो हमको मिल गई है। अब कैसे होगा मैम? ये दोनों क्रॉस करेंगे तो मैम आपके पास बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर आप इसका और इसका क्रॉस करा दोगे तो आपको बनेगा आर और आपके पास स्मॉल वाई। आप इसका और इसका क्रॉस कराओगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई बनेगा। इसका और इसका कराओगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसी का ही इसी पर करा दोगे, इसी का ही इसी पर कराओगे तो 16 चीजें मिलेगी, 16 प्रोडक्ट्स अपने को यहां पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है आपका गोल और पीला। और ये सारी कहानी इसलिए ताकि आपको ये चीज याद आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट लिया कहां से है। समझ रहे हो बात भाई? अपने का जो रिवीजन है उसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया। ये भी तो याद होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, कहां से ये चीज बनकर आई, ये कैसे क्वेश्चन निकला। क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, दूसरा क्वेश्चन आ जाए, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये चीज कैसे बनी, कहां से, किस चीज का क्या मतलब है। अब ना इसकी एक बहुत बढ़िया सी टेबल है, इसकी क्या है, बहुत बढ़िया सी टेबल है। वो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, दो विकल्पी जोड़ों के मध्य क्या किया था, संकरण किया था कि ये गोल और हरा है, ये झुर्रीदार और पीला है। तो मैंने आपको बताया कि गोल और हरा है, झुर्रीदार और पीला है। समझ गए बात? यहां पर ये वाला देखो, ये स्मॉल वाई है बेटा और ये आपका कैपिटल वाई है, इसलिए समझ गए बात? यहां ये आपके जनक थे, ये आपके युग्मक बने, इनसे आपको कैपिटल आर और आपको क्या मिला, स्मॉल वाई मिला। जबकि यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहां से मिल गया। क्लियर हो गई बात? यहां पर इससे आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी मिल गई, इससे आपको क्या मिल गई, ये वाली टर्मिनोलॉजी मिल गई। एक जैसे लोगों को एक साथ लिखना पड़ता है, एक जैसे गुण वाले लोगों को एक साथ लिखना पड़ता है। जैसे ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कलर के बारे में बता रहे थे ना, किसके बारे में बता रहे थे, कलर के बारे में बता रहे थे, तो इसलिए इनको एक साथ लिखा और आगे वालों को एक साथ लिखा। यही मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है कि ये चीज कैसे बनी है, ये वाली चीज किस तरीके से बनी है। समझ में आ गई बात? यहां ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करी है कि इस चीज को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कैसे बनेगा, जबकि हम इसको और अच्छे से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। भाई 16 तो मिलेंगे हमें मैम, लेकिन 16 हमें मिलेंगे किस तरीके से, 16 जो है वो हमें मिलेंगे किस तरीके से। क्लियर हो गई बात? यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब इस तरीके से आपको और स्पेसिफाई हो जाएगा। समझ गए बात? अब मुझे इसका क्या करना है, इसी से बहुत सारी चीजें मुझे बनानी है। तो कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से ये बनेगी। क्या होगा इनके अंदर, स्वनिषेचन होगा। क्या होगा, स्वनिषेचन होगा। ठीक है, अब स्वनिषेचन होगा तो इस तरीके से काम होगा। ये वाला साइन बताता है फीमेल के बारे में, ये वाला जो साइन है ये फीमेल के बारे में बताता है, और ये वाला साइन मेल के बारे में बताता है। तो इनका जो लक्षण प्रारूप आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, गोल और पीला आपको 9 मिलेंगे, गोल और हरा आपको 3 मिलेंगे, झुर्रीदार और पीला आपको 3 मिलेंगे, झुर्रीदार और हरा आपको कैसा मिलेंगे, 1 मिलेंगे। ये आपको बनाना आना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और जब आपको ऐसा मिलेगा तो ये जो आर है ये बताता है कि ये गोल है, और ये जो वाई है ये बताता है कि ये आपका कैसा है, पीला है। इस तरीके की आपको 9 स्पीशीज मिलेगी, 9 बार ये चीज आपको मिलेगी। फिर इस तरीके की जो कि गोल और हरा है, गोल मतलब आपको मिलना चाहिए कैपिटल आर और हरे के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, उसमें स्मॉल वाई वाला जो गुण है वो प्रभावी यहां पर होना चाहिए, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ जी मैम दे रहा है। कितनी स्पीशीज है यहां पर, 3 ऐसी स्पीशीज है। तो क्या मैंने 3 लिखा है, क्या मैंने 3 लिखा है? वेरी गुड। अब मैम झुर्रीदार और अगर अपन पीले की बात करें मैम, तो बेटा झुर्रीदार तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, झुर्रीदार यहां भी दिख रहा है, झुर्रीदार यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो झुर्रीदार और पीला मैम कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन झुर्रीदार और हरा आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, झुर्रीदार और हरा आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा। ये मैंने ना आइडेंटिफाई कर दिए आपके लिए, जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि ये कितने हैं, ये भी 3 हैं। ये बनाना आपको आना चाहिए। और ये आप कैसे बनाओगे, ये टेबल मैंने आपको दे दी है, ये टेबल आपको दे दिए। यहाँ आप नाम लिखेंगे मैम, कौन से हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई, और दोनों ही आप क्या लिख देंगे, स्मॉल लिख देंगे। ठीक है मैम, कैसे लिखेंगे, यहां से आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि यहां पर मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई है, फिर मेरे पास स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, फिर मेरे पास क्या है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, और फिर मेरे पास क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। सिंपल बात है। इसी चीज को आप यहां पर भी लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इससे इसका क्रॉस करा करके इस प्रोडक्ट को कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। फिर इससे क्या करेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे और यहां लिखेंगे, इससे इसका कराएंगे, यहां लिखेंगे, इससे इसका कराएंगे और आप यहां पर लिखेंगे। समझ गए बात। उसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, यहां से करा करके यहां पर लिखेंगे, इसका कराएंगे तब आप यहां लिखेंगे, इस वाले का कराएंगे तब आप यहां पर लिखेंगे, और इसका कराएंगे तब आप यहां लिखेंगे। समझ गए बात। यहां पर मैं आपको इसको करके नहीं दे रही हूं, मैं आपको इसको करना सिखा रही हूं कि करोगे कैसे, वरना बना बनाया तो आपको हर बार मिल जाता है, वरना बना बनाया तो आपको हर सेशन में हर बार हर कहीं पर मिलेगा, पर आपको बनाना खुद से आना चाहिए। मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप इसको बनाओगे। क्लियर हो गई बात, यहां समझ गए चीजें, आ रही है बात समझ में। ये टेबल आपको, ये जो टेबल है ये आप जब यहां पर बनाओगे तब आपको समझ में आ जाएगी, और अपने हाथ से बनाकर देखो, बड़ी इजी है। बाकी आपको लक्षण प्रारूप याद कर लेने, 9:3:3:1। क्लियर हो गई बात। यहां आगे बढ़ जाऊं, अब चले आगे, समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं, आनुवंशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे कहोगे भाई, किसे कहोगे, मेंडल को कहोगे, तो मेंडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, मानव में नर लड़के का गुणसूत्र पैटर्न क्या होगा। भाई गुणसूत्र पैटर्न जो है, जैसे पापा से बेटा हुआ तो पापा के अंदर एक्स वाई थे, और यही चीज किस में चली जाएगी, सिर्फ बेटे में जाएगी, बेटी में नहीं जाएगी। तो यानी जो पुत्र होगा उसके अंदर क्या होगा, एक्स वाई होगा। उपरोक्त सभी मत करके आ जाना, हमेशा क्या होता है, उपरोक्त सभी वाला आंसर सही मान लिया जाता है तो सब बच्चे उपरोक्त सभी पर क्लिक कर आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा एक्स वाई। क्लियर हो गई बात। यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 6। दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, प्रतीप संकरण और युक्रम संकरण। युक्रम संकरण है भैया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहां आप समझो क्या बोल रहे हैं, हम दो अलग अलग लक्षणों की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग लक्षणों की जब आप बात कर रहे हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा, द्विसंकर कराना पड़ेगा, है ना, द्विसंकरण कराना पड़ेगा, और उसमें गुण जो है वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होंगे। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपको ये बनेगा जैसा अभी अपन ने कराया। अपन ने क्या करा, हमने दो अलग अलग चीजें ले ली, हमने गोल और पीला ले लिया, या हम यूं समझे कि हमने गोल और हरा ले लिया, झुर्रीदार और पीला ले लिया। गोल हरा झुर्रीदार पीला, गोल हरा झुर्रीदार पीला, इस ऑर्डर में आपको लेना है। कैसे लोगे, बोलो मेरे साथ, गोल हरा झुर्रीदार पीला, गोल हरा झुर्रीदार और पीला, ये आपने ले लिया। इनके बीच में आपने क्या करा, क्रॉस आपने करा दिया। इनके बीच में क्या करा, तो ये दो गुण थे, और आपको पता है दोनों गुण अलग अलग तरीके से प्रदर्शित हुए। एक गुण का दूसरे गुण से कोई लेना देना था ही नहीं। जहां गोल और झुर्रीदार में कंपटीशन था, वहां पीले और हरे में कंपटीशन था। तो गोल और झुर्रीदार में गोल प्रभावी हुआ तो वो हमें अलग से दिखाई दिया, पीले और हरे में पीला प्रभावी हुआ तो वो हमें अलग से दिखाई दिया। तो दोनों गुण अलग अलग तरीके से प्रदर्शित हुए, और जब ये दोनों गुण अलग अलग तरीके से प्रदर्शित हुए तब हमें ये समझ में आया कि लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को इस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। क्लियर हुई बात यहां। तो आंसर क्या बनेगा, द्विसंकर संकरण। क्या बनेगा, द्विसंकर संकरण। लॉजिक समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, मटर के शुद्ध लंबे पौधे, कैपिटल टी की बात कर रहे हैं, शुद्ध बौने पौधे, स्मॉल टी की बात कर रहे हैं। मैं आपने क्या करा, संकरण कराया। कैसे कराएंगे मैम, हमने यहां लिख दिया है मैम कैपिटल टी, हमने यहां पर लिख दिया है स्मॉल टी। अब आपको संकरण कराना है, तो सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा और यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक है मैम। फिर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा, फिर आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा मैम। अब इस वाले टी को आप क्या करेंगे, इस वाले टी से मिलाएंगे तब भी आपको यही मिलेगा, और इस वाले को आप जब इस वाले से मिलाएंगे तो भी आपको यही मिलेगा। यानी कि ये आपके कौन थे, ये मैम जनक थे, और इस जनक से हमें कौन मिल गई है, F1 पीढ़ी हमको यहां पर मिल गई। कौन मिली बेटा, F1 पीढ़ी मिल गई।
अब यहां तक की बात क्लियर हो गई। F1 पीढ़ी में सभी कैसे हैं, सभी लंबे प्रदर्शित हुए हैं। F1 पीढ़ी का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या आया है कि सभी पौधे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके के स्पीशीज को आप अशुद्ध लंबे कहते हो। क्या कहते हो, अशुद्ध लंबे। शुद्ध लंबे तो ये है, ये अशुद्ध इसलिए क्योंकि इसमें छोटेपन का गुण भी मिल गया है। अब आगे देखो, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों से अनुपात होगा। F2 पीढ़ी आपको निकालनी है। F2 पीढ़ी कैसे निकालेंगे, इनको ले लेते हैं मैम। ठीक है, कैसे लेंगे, हमने यहां लिखा कैपिटल टी, हमने लिख दिया स्मॉल टी। हमने लिखा है कैपिटल टी, हमने लिखा है स्मॉल टी, ये हमारी F1 जनरेशन है। अब इससे आपको बनानी पड़ेगी आपकी F2 जनरेशन। कैसे बनेगी मैम, कैपिटल टी रिएक्ट करेगा कैपिटल टी से, तो ये बनेगा कैपिटल टी। ठीक है, जब कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा तो हम जानते हैं कि हम उसे क्या कहते हैं, शुद्ध लंबे पौधे कहते हैं। क्या कहते हो आप, शुद्ध लंबे पौधे। आ जाओ अब नेक्स्ट क्या होगा कि कैपिटल टी रिएक्ट करेगा स्मॉल टी से। ठीक है, और क्या बनाएगा, टी, और ये वाला टी बनाएगा। और हम जानते हैं कि ये कौन है, ये अशुद्ध लंबे। लंबे तो हैं पर ये अशुद्ध है। ठीक है मैम, अब आ जाओ, स्मॉल टी रिएक्ट करेगा कैपिटल टी से। जब स्मॉल टी कैपिटल टी से रिएक्ट करेगा तब आपको मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि लंबेपन का गुण क्या है, प्रभावी हो गया। जब लंबेपन का गुण या प्रभावी हुआ तो ये अशुद्ध प्रकार के लंबे हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्मॉल टी मिलेगा स्मॉल टी से, तो यहां पर क्या बनेगा, ये हम जानते हैं कि ये कैसे हैं, ये आपके शुद्ध बौने पौधे हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उन्होंने पूछा अपने से कि लंबे पौधे का, कौन से वाले, शुद्ध वाले का, शुद्ध बौने पौधे से क्या अनुपात होगा बेटा, तो क्या अनुपात होगा, कितने मिल रहे हैं मैम, ये 1 है और ये भी 1 है, तो रेशो कितना हो गया, 1:1 हो गया। कितना रेशो हो गया, 1:1। कहां दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर हो गई। ये वाली जो आपको पीढ़ी मिली है, ये वाली पीढ़ी, इसको आप क्या कहोगे, F2 पीढ़ी कहोगे। क्या कहोगे बच्चे, F2 जनरेशन कहोगे, F2 पीढ़ी कहोगे। समझ में आ गई बात, यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से पूछा जाता है। ये वाले जिस तरीके के क्वेश्चंस है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ गए बात यहाँ, तो बहुत ध्यान से समझो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहे हैं, गोल बीज वाले शुद्ध नस्ल के लंबे पौधे। याद करो, गोल बीज वाले कौन से थे, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर नहीं था क्या मैम, था। तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो याद करो कि झुर्रीदार बीज वाले कौन से पौधे थे मैम, झुर्रीदार बीज वाले स्मॉल आर और स्मॉल आर से प्रदर्शित किए गए थे। वेरी गुड। F2 पीढ़ी में संभावित संतति कौन सी हुई थी, अभी मैंने आपको याद कराया था 9:3:3:1, ये रेशो मैंने आपको याद कराया था, जिसके अंदर गोल बीज वाले पौधे जो लंबे मिले थे उनका रेशो था, उनकी संख्या थी 9। झुर्रीदार बीजों वाला जो लंबा पौधा था उसकी संख्या थी आपके पास 3। गोल बीज वाला जो बौना पौधा था आपके पास, उसकी संख्या थी आपके पास 3। और झुर्रीदार जो पौधा था आपके पास हरे रंग का, उसकी संख्या कितनी थी, 1। कितनी थी उसकी, लास्ट वाला जो था उसकी संख्या कितनी थी आपके पास, 1 यहां पर थी। क्या बोल रहे हैं, पीढ़ी में संभावित संतति कौन सी है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब कैसी है बेटा, उपरोक्त सभी है। इसका मतलब कैसी है, उपरोक्त सभी है। क्लियर है बात यहाँ। चलिए नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहे हैं, यदि मटर के एक गोल, याद रखो क्या बोल रहे हैं, एक गोल तथा हरे रंग, ठीक है, के बीज वाले पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई और झुर्रीदार, और कौन हो गए, अब झुर्रीदार यहां पर हो गए, और कैसे हो गए, पीले हो गए, स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई है, यहां पर कैपिटल वाई है। अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो सॉरी। देखो यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल आर का संबंध है गोल से, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई का संबंध है आपके हरे रंग से। ठीक है, आपका जो स्मॉल आर और स्मॉल आर है, मैंने समझाया कि इसका संबंध झुर्रीदार से है, और कैपिटल वाई का संबंध पीले से है। याद रह जाएगी बात। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, मैं संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के बीज कैसे होंगे। क्या बोल रहे हैं, F1 पीढ़ी के जो बीज हैं वो किस तरीके से होंगे, बीज नहीं है ये बीज है बेटा। F1 पीढ़ी के जो बीज हैं वो किस तरीके के होंगे, किस तरीके से अपने को प्राप्त होंगे, कौन कौन लेना पड़ेगा बेटा जी, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर
कैपिटल वाई ये आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप इनका संकरण कराओगे तो आपको पता है कि किस तरीके के यहाँ पर बीज मिलते हैं, किस तरीके के मिलते हैं। ये मिलते हैं अपने को गोल, कैसे मिलेंगे बेटा, गोल मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, पीले मिलते हैं। गोल और कैसे मिलेंगे, पीले यहाँ पर मिलेंगे। तो बेटा जी आंसर क्या बनेगा, गोल और पीला इसका आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर। क्या कहा है, एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। अब याद करो, पिताजी से आपको एक्स मिला है, पिताजी के पास एक्स और वाई होते हैं। पिताजी के पास कौन होते हैं, एक्स और वाई। अगर आपको वाई मिलता है तो यहाँ पर बॉय होने की संभावना होती है, अगर आपको एक्स मिलता है तो यहाँ पर गर्ल होने की संभावना होती है। उन्होंने कौन सा दे दिया, एक्स वाला दे दिया। कौन सा दिया बेटा, एक्स वाला दिया। और जब आप एक्स वाला देते हो तो एक्स वाले में आपको लड़की की प्राप्ति होती है। सिंपल बात है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी दो बातें हम करेंगे, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है आपके लिए। मटर के पौधों में फूल की स्थिति के लिए प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी कौन से हैं। मटर के पौधे में फूल की स्थिति की बात कर रहे हैं, फूल की स्थिति की बात कर रहे हैं। आपको याद है 7 तरीके के लक्षण हमने यहां पर पढ़े थे, है ना, कि तना जो होता है उसके बारे में हमने बात करी थी, फूल की स्थिति के बारे में बात करी थी, तना भाई लंबा होगा या बौना होगा, बात करी थी कि नहीं करी थी। फूल की स्थिति कैसी होगी, अक्षीय या अंतस्थ होगी, अंतस्थ या फिर अक्षीय होगी। हमने बात करी थी कि जो फली है उसका आकार कैसा होगा, वो सिकुड़ा हुआ होगा या फिर फूला हुआ होगा, रंग कैसा होगा, पीला हरा होगा या हला पीला होगा। तो हमने से बहुत सारी बातें करी थी, 7 लक्षण पढ़े थे हमने। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेंडल ने कितने लिए थे, तो भाई 7 लक्षण लिए थे। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा अक्षीय और अंतस्थ। क्या बनेगा, अक्षीय और अंतस्थ। अब याद करो कि वो 7 लक्षण कौन कौन से थे। तने के आकार के बारे में बात करी थी, तने का आकार कैसा हो सकता है मैम, तने का आकार हो सकता है या तो फिर लंबा होगा या फिर कैसा होगा, छोटा होगा, छोटा या फिर कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है। फूल के रंग की बात करी थी, तो फूल का रंग कैसा होगा, या तो सफेद होगा मैम या फिर कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। और आप जानते हो कि बैंगनी वाला प्रभावी हुआ था, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे लंबा प्रभावी हुआ था या बैंगनी प्रभावी हुआ था। फूल की जो स्थिति है वो कैसी होगी, अभी हमने पढ़ी है, अक्षीय थी या अंतस्थ थी। कैसी थी बेटा, अक्षीय थी या फिर वो अंतस्थ थी, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ, अंतस्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फली का आकार कैसा था भाई, फली का आकार कैसा था, क्या लिया था उन्होंने, या तो सिकुड़ा हुआ होगा या फिर कैसा होगा, फूली हुई होगी, या फिर कैसी होगी, फूली हुई होगी। फली के रंग की अगर हम बात करें तो फली का जो रंग था वो कैसा था, पीला या हरा, उन्होंने यहां पर इसको देखा था, कैसा था, पीला या फिर हरा। और अगर आप बीज के रंग की बात करोगे तो वो कैसा था, हरा या फिर पीला था, ठीक है, समझ गए बात। बीज का आकार कैसा था, गोल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, झुर्रीदार ये हो सकता है। ये 7 गुण थे जिनके बारे में मेंडल ने बढ़िया तरीके से चर्चा करी थी, सातों के सातों मैंने आपके लिए लिख दिए, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, केवल पिता के डीएनए का, केवल माता के डीएनए का, दोनों के डीएनए का, और किसी के भी डीएनए का नहीं पड़ता है। डीएनए बच्चे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाते हैं आपकी होने वाली जनरेशन के अंदर। तो दोनों लोगों का प्रभाव पड़ेगा ना, मम्मी का भी पड़ेगा और पापा का भी पड़ेगा, क्योंकि आधे आधे गुणसूत्र तो आते हैं, आधी आधी इंफॉर्मेशन आती है ना। आप थोड़े पापा जैसे लगते हो, थोड़े मम्मा जैसे लगते हो, होता है कि नहीं होता। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका सी बनेगा। क्लियर हो गई बात, यहां समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भाई क्या कह रहे हैं, शुद्ध लंबे मटर के पौधों की बात कर रहे हैं, और अगर हम शुद्ध लंबे मटर के पौधों की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हो। शुद्ध बौने मटर के पौधों की बात अगर यहां पर की जा रही है तो आप स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हो। के बीच मेंडल द्वारा किए गए एक संकरण की बात हो रही है के बारे में सही कथन आपको बताना
बताना है। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे मिले थे क्या? करा लो भाई फटाफट, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मैम ये जब रिएक्ट करेगा या ये जब रिएक्ट करेगा या ये करेगा और ये करेगा, सबसे एक ही मिलेगा, ये वाला उत्पाद मिलेगा। और इस उत्पाद में जब हमने देखा तो कैपिटल टी वाला जो गुण था वो डोमिनेंट नेचर का था। वो डोमिनेंट नेचर से मतलब होता है कि वो प्रभावी हो गया है ना, वो दिखाई दे गया। इसका मतलब पहला जो चीज थी वो हमारी सही थी, क्योंकि ये कौन थे? ये मैम जनक थे, और इससे हमें ये जो मिली थी ये हमारी F1 जनरेशन थी। कौन थी बेटा? F1 जनरेशन थी। तो पहली चीज तो सही हो गई। दूसरी चीज देखो, F1 पीढ़ी के लंबे पौधे बिल्कुल वही थे जो मूल पीढ़ी के लंबे पौधे थे। बिल्कुल सही बात है, यही थे। F1 लंबे पौधों की संतति का 1/4 भाग छोटा था। F1 लंबे पौधों की संतति का 1/4 भाग छोटा था। चलिए आगे देखें। F1 पौधों में लंबाई और बौनापन दोनों लक्षण वंशानुगत में मिले थे। कैसे मिले थे बेटा जी? दोनों लक्षण वंशानुगत में यहाँ पर आपको मिले थे। अब मुझे बताओ, F1 लंबे पौधों की संतति में 1/4 भाग छोटा था क्या? कहाँ है? 1/4 भाग छोटे का मतलब क्या हो जाता है कि आपको छोटे पौधे मिले हों, यानी आपको ऐसे पौधे मिले हों भाई, ठीक है, ये और ये। तो इसमें 1/4 भाग आपका ये वाला है, 1/4 भाग यानी ये वाला हिस्सा। ये आपका कैसा है कि भाई इसमें अपने को छोटी चीजें मिली हैं। यहाँ कहाँ मिला था? यहाँ मिला है कि ये तो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में मिला है? नहीं मैम, F1 पीढ़ी में नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर ये बात सही है कि पौधों की लंबाई और बौनापन दोनों लक्षण वंशानुगत में मिले थे। मिले तो थे ना, प्रभावी नहीं हुआ पर मिला तो था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 2 4। तो कहाँ है भाई 1 2 4? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। एक सफेद फूल वाले पौधे को आपने क्या बोला? स्मॉल पी, और बैंगनी वाले को आपने कैपिटल पी बता दिया। दर्शाया जाता है यदि दोनों पौधों को आपस में आपने जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी के पौधों के फूलों का संभावित कलर क्या था? बताओ फटाफट से कि क्या कलर था। हमने बोला कि यहां पर ये आपका स्मॉल पी है, ये मेरे पास कैपिटल पी और कैपिटल पी है। जब आप रिएक्ट कराओगे तो यहां पर क्या मिलेगा? कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल पी स्मॉल पी। और फिर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल पी स्मॉल पी। जब कैपिटल पी किस चीज का है? कैपिटल पी आपको बताता है बैंगनी रंग के बारे में। कैपिटल पी किसके बारे में बता रहा है? बैंगनी रंग के बारे में। तो बैंगनी रंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? यहाँ आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच संकरण का जीन प्रारूपिक और लक्षण प्रारूपिक अनुपात क्या होगा? अगर आपको दिया हुआ है कि कैपिटल आर प्रभावी युग्म विकल्पी है और स्मॉल आर अप्रभावी युग्म विकल्पी है, जल्दी से बता दो। ये तो बहुत सारी बार हमने किया है। क्या होगा भाई? डी इज दी करेक्ट आंसर। डी इज दी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। समझ रहे हो बात यहाँ पर कि एक ही कॉन्सेप्ट से कितने तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ आगे बढ़ जाऊं क्या भाई? चलिए आगे चलते हैं। और अब हमारे पास क्या आने वाला है भाई? 16 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुण सूत्रों का एक आदर्श जोड़ा होता है? मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया। आदर्श जोड़ा किसके अंदर होता है? वो फीमेल्स में होता है। गड़बड़ मत करके आ जाना कि भाई मेल्स में सेक्स डिटरमाइन करने वाला गुणसूत्र होता है तो वो आदर्श हो जाएंगे। जी नहीं, आदर्श कौन है? आदर्श फीमेल्स है ना। आदर्श कौन है बेटा? आदर्श फीमेल है, क्योंकि उसमें दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई सेम नहीं होते, वाई छोटा होता है एक्स से, ठीक है। तो केवल जो लड़कियां हैं वो इसका करेक्ट आंसर बनेंगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। यहां से हमने जितने एमसीक्यूज पढ़े हैं आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, और आप एमसीक्यू से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसके जैसा कोई भी एमसीक्यू आ जाए आपके नंबर बढ़िया आ जाएंगे। चलो, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात कितना था? कितना था भाई? 25% था। कितना था? 25% था। मैम कैसे था? 2024 में पूछा था 1/4। अरे
ये वाला नहीं मिला था क्या अपने को? अपन ने लिया था कैपिटल टी और कैपिटल टी, फिर अपन ने लिया था स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये तो आपके कौन थे? ये तो मैम हमारे जनक थे। इनसे हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी उसमें हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था, है ना, ये मिला था। फिर इस F1 पीढ़ी का जब हमने क्रॉस कराया था मैम, तब हमें F2 जनरेशन मिली थी। इस F2 जनरेशन में अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके की स्पीशीज नहीं मिली थी, बताइए मुझे, मिली थी कि नहीं मिली थी भाई? मिली थी ना, ये देखो मिली थी। तो ये कौन है? ये 1/4 भागी तो है, 75% तो आपको लंबे मिल गए थे और ये 25% था, ठीक है, समझ गए बात क्या? तो ये 1/4 भागी तो था। क्लियर है बात? यहाँ चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हमसे क्या कहना चाहता है, तो देखिएगा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे प्राणी अपना लिंग जो है वो बदल सकते हैं। कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं बेटा जी? घोंगा जैसे प्राणी अपना लिंग जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कौन? आनुवांशिक लक्षणों के वाहक जीन होते हैं। तो बेटा जी ये तो ना आंसर यही आ गया, आनुवांशिक लक्षणों के जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? जीन होते हैं, है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विभिन्नताएं अगली संतति में वंशागत होती है। कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में जाती हैं? आनुवांशिक। कौन सी जाती है? आनुवांशिक विभिन्नताएं अगली संतति में चली जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। F1 पीढ़ी में व्यक्त होने वाला लक्षण क्या कहलाता है? F1 पीढ़ी में क्या कहलाता है भाई लक्षण? जो प्रभावी हुआ था F1 पीढ़ी में, जो प्रभावी हुआ था लक्षण क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रभावी लक्षण, ठीक है। लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी कहलाता है, या आप लिख सकते हो कि वो प्रभावी लक्षण होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण बीज वाला होगा। कैसा होगा? कैसा होगा ये बता रहा है आपको मैम, गोल होगा, और एक बता रहा है मैम पीला होगा। गोल होगा और पीला होगा, गोल होगा और पीला होगा। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, समझ गए बात यहाँ? चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर पर। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, आप उसे क्या कहते हो? आप उसे जीन कहते हो बेटा। क्या कहते हो? आप उसे जीन कहते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब देखो 1 नंबर में यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कि अगर यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे और फिर जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा आंसर हम लिख देंगे। चलो देखो कि ये क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया था। क्या पूछना चाह रहे थे? मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विप्रयासी लक्षण क्या था? मैंने आपको अभी बताया कि फूल के लिए उन्होंने विप्रयासी 2 लक्षण लिए थे, फिर उनमें से जो प्रभावी हुआ हमने उसे प्रभावी लक्षण कह दिया था। 2 लक्षण कौन कौन से लिए थे? तो उन्होंने एक लिया था सफेद, एक लिया था उन्होंने बैंगनी, और जब हमने क्रॉस कराया था तो हमने देखा था अभी कि बैंगनी वाला जो था वो प्रभावी हो गया था, और जब बैंगनी वाला प्रभावी हुआ था तो हमने उसे प्रभावी लक्षण कह दिया था। क्लियर है बात यहाँ? तो देखो मेंडल के प्रयोगों में मटर के पौधों में फूल के रंग के लिए 2 विप्रयासी यानी कि विपरीत लक्षण थे, एक आपका बैंगनी था और एक आपका सफेद था। बैंगनी रंग सफेद रंग पर कैसा हो गया था? प्रभावी हो गया था। जब ये प्रभावी हुआ था तो हमने कहा था कि ये प्रभाविता का नियम प्रदर्शित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि जब दोनों जीन यहाँ पर मौजूद हुए तो फूल कैसे दिखाई दे रहे थे? फूल आपको बैंगनी दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि फूल जो है उसमें कौन कौन से 2 विप्रयासी लक्षण थे? मैम बैंगनी और सफेद थे। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बैंगनी और सफेद में प्रभावी कौन हुआ था? मैम बैंगनी प्रभावी हुआ था। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस तरीके से प्रभावी हुआ था? वो चार्ट बना करके बता देना जो भी हमने बनाया। समझ गए बात? यहाँ क्लियर हो गई चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था बेटा जी 2024 के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या पूछ रहे हैं? शुद्ध लंबे पौधे की यहां पर बात की जा रही है, ये रहे। शुद्ध बौने पौधे की बात की जा रही है। पौधों में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाना है। बहुत सारी बार हमने बना लिया, फिर से मैं बना रही हूं। और आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, मेरे बनाने से पहले आप इसको बनाएंगे, क्योंकि पेपर में मुझे थोड़ी बनाना है, पेपर में तो आपको बनाना है, तो आपकी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। ऐसी वीडियो देखने से थोड़ी ना होगा, लिखना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूरा पूरा आंसर नहीं लिख सकते तो कम से कम आंसर के कीवर्ड्स तो लिख लिया करो अपनी आंसर शीट में या अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। समझ गए बात? चलो, अब सबसे पहले कौन लेंगे मैम? कैपिटल टी और कैपिटल टी लेंगे। फिर हम लेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी लेंगे। मैम ये कौन कहलाएंगे? ये जनक कहलाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अब इनका आप क्रॉस कराइएगा। जब आप इनका क्रॉस करेंगे आपको कुछ इस तरीके की स्पीशीज मिलेगी, जहां पर सभी पौधे एक जैसे आपको मिलेंगे। और जब एक जैसे मिलेंगे तो इनमें जो गुण प्रभावी हुआ है वो आपका गुण होता है लंबेपन का गुण प्रभावी हुआ है, इसलिए हमने कैपिटल टी को पहले लिखा है। ये आपकी F1 पीढ़ी हो गई है। ये कौन हो गई है? F1 पीढ़ी यहां पर हो गई है। अब इस F1 पीढ़ी को आपको उठा लेना है कि मैम ठीक है F1 पीढ़ी को तो उठा लेते हैं, ये लीजिए मैम उठा लिया है F1 पीढ़ी को। अब इस F1 पीढ़ी में आपको क्रॉस कराना है, तो जब आप क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा, जो कि शुद्ध लंबे पौधे। फिर आप वापस से क्रॉस कराएंगे तो आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी की प्राप्ति यहां पर होगी। फिर आप क्रॉस कराएंगे तो आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा, और एट द एंड ऑफ दिस क्रॉस आपको स्मॉल टी और स्मॉल टी यहां पर मिलेगा। ये जो पीढ़ी कहलाएगी ये आपकी F2 पीढ़ी कहलाएगी, F2 जनरेशन ये बनेगी। ये डायग्राम बना करके आना है एग्जाम के अंदर। क्या बना के आना है? ये डायग्राम बना करके आना है ऐसे, इसके बाद F2 पीढ़ी का। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां समझ में आ गई? यही उसने आपसे पूछा है, तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया ताकि आपको याद रह जाए। ये कौन है? ये F1 पीढ़ी है। ये कौन है? F1 पीढ़ी है। आप पौधे देख सकते हो, सभी लंबे पौधे हैं। ड्रॉफ पौधे की जो आपकी पिक्चर है वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। F1 जनरेशन हो गई, ये आपके जनक हो गए, ये आपके F1 जनरेशन हो गई है। अब हम चलेंगे F2 जनरेशन पर, जहां हमें कुछ इस तरीके के पौधों की प्राप्ति हुई है। क्लियर हो गई बात? यहां समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। 2022 का ये क्वेश्चन था। मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े को, अब ये जो समझाए आप इसको भी बता सकते हो। ठीक है, समझ गए बात यहां? चलिए नेक्स्ट ये रहा। ठीक है, विकल्पी जोड़ा ही तो है ये। आपने हरा ले लिया और पीला ले लिया, बस इसको बता दिया आपने। और आपने उसको भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी तो रेशो वही मिल रहा है जो वहां मिल रहा था। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए जीनोटाइप युक्त बीजों के लक्षण, बीजों के बाह्य लक्षण आपको लिखने हैं। क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ क्या मिल रहा है बताओ मुझे? यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसका मतलब कैपिटल आर मुझे बता रहा है गोल, लेकिन स्मॉल वाई और स्मॉल वाई मुझे बता रहा है हरा। यहां पर ये दोनों मुझे बता रहे हैं झुर्रीदार। क्या बता रहे हैं? झुर्रीदार बता रहे हैं। और ये क्या बता रहे हैं? पीला बता रहे हैं। भाई क्या बता रहे हैं? पीला यहां पर ये बता रहे हैं। क्लियर हो गई बात? यहां समझ में आ गई? तो ये रहा इसका आंसर। ओके, क्लियर है बात? चलो, लेकिन और यहां पर आपको एक चीज और है। यहां पर ये जो आर लिखा हुआ है बेटा जी, इसको आप क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? यहां चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। एकल संकर संकरण को आपको परिभाषित करना है। जब हम शुरू कर रहे थे तभी हमने इसके बारे में बात करी थी, तो हम इस आंसर को लिखेंगे कैसे? दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी यानी विप्रयासी लक्षणों के मध्य जब आप क्रॉस कराते हो, अगर आप एक जोड़ी के मध्य क्रॉस करा रहे हो, एक लक्षण के बीच में क्रॉस करा रहे हो तो एक संकर होगा। अगर आप दो लक्षण के बीच में क्रॉस करा रहे हो तो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ अभी अपने सिर्फ लंबे और छोटे पौधों की बात करी थी तो वे एक संकर संकरण का उदाहरण है, लेकिन अगर हमने गोल, हरा, पीला, झुर्रीदार इनकी बात करी थी तो वो द्विसंकर संकरण का उदाहरण है। क्लियर है? याद हो गया?
चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप क्या होगा? एक संकर संकरण था, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी नहीं बनी थी जिसमें क्या थे, लंबे भी थे और एक छोटा मिला था, 75% लंबे पौधे मिले थे और 25% आपको छोटे पौधे मिले थे। तो उसका आपसे क्या पूछ रहे हैं? जीन प्रारूप पूछ रहे हैं, लक्षण प्रारूप नहीं पूछ रहे हैं, जीन प्रारूप पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या बनना चाहिए? 1:2:1। लेकिन अगर आपसे लक्षण प्रारूप पूछ लिया होता तो क्या होता बेटा? आप लिखते मैम लक्षण में जो प्रभावी होगा हम वही लिखेंगे, तो वो 3:1 हो जाता। वो क्या हो जाता? 3:1। क्यों? क्योंकि मैम सभी तो लंबे मिले थे, केवल एक ही तो पौधा ऐसा था जो हमको छोटा मिला था। ठीक है, समझ गए बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात क्या होगा? द्विसंकर संकरण में आपसे F2 पीढ़ी की बात की जा रही है। F2 पीढ़ी का जो अनुपात आपको मिला था वो अनुपात क्या था? याद करो कि वो अनुपात क्या था। मैम ये वाला वो रेशो था, 9:3:3:1, 9:3:3:1, जिसमें हमें ये पता था कि ये कैसा है, हरा भी है और झुर्रीदार भी है। कैसा है? हरा भी है और झुर्रीदार भी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? बताओ भाई, फटाफट से वीडियो को पॉज कर दो। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता, तो हेरिडिटी किसे कहा जाता है? तो सिंपल बात है, हेरिडिटी आप कहते हो कि प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? आनुवांशिकता। जो आपके दादाजी से आपके फादर साहब को मिला, अब वही चीज आपके फादर साहब से आपको मिलेगी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है और आपसे आपके आने वाली जनरेशन में चली जाएगी। तो ये हेरिडिटी आ रही है। मान लीजिए कि दादाजी के गाल पे मस्सा है या तिल है, वही आपके पापा जी है जो है, फादर साहब जो है, उनके गाल पे भी मस्सा या तिल है। वही सेम चीज आपके पास भी आ गई है कि आपके गाल पर भी मस्सा या तिल है, और यही चीज अगर आपकी संतति में चली जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये तो हेरिडिटी है, ये तो हमारे ना पूर्वजों से ही चलते आ रहा है। मान लीजिए कि दादाजी जो है उनके बाल कर्ली थे और फादर साहब के बाल भी कर्ली थे, है ना, और आपके बाल भी कर्ली हो गए, और हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन के बाल भी कैसे हो, कर्ली। तो क्या कहोगे कि ये तो मेरी जनरेशन से चला आ रहा है, ये तो पैतृकली चला आ रहा है, ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। तो जो चीज इस तरीके से चली आ रही है, जो लक्षण इस तरीके से चला आ रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। याद रह जाएगी बात, समझ में आ गए एग्जाम्पल से? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन प्रारूप किसे कहा जाता है। जीन प्रारूप की बात कर रहे हैं, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जीन प्रारूप क्या होते हैं। जीवों के आनुवांशिक संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। जीवों के जो आनुवांशिक संगठन है आप उसको जीन प्रारूप कहोगे। याद रह जाएगी बात यहां? चलिए, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देगा, स्पष्ट हो जाएगा, उसे आप प्रभावी कहोगे। जो नहीं दिखाई देगा उसे हम अप्रभावी कहेंगे, उसे हम नॉन डोमिनेट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेट कहेंगे। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। जैसे कि आपने जब पढ़ा कि फूल जो है वो सफेद और बैंगनी रंग का था, लेकिन बैंगनी वाला जो चीज थी वो प्रभावी हो गई। जैसे कि आपने पढ़ा कि गोल और झुर्रीदार था पर गोल प्रभावी हुआ, पीला और हरा था लेकिन पीला प्रभावी हुआ। समझ रहे हो? छोटा और लंबा था लेकिन लंबा प्रभावी हुआ। ठीक है जी। तो उसी तरीके से इन प्रतिरूपों में एक समान न होने की स्थिति में जो प्रतिरूप प्रकट होता है, जो दिखाई देता है, जो प्रदर्शित होता है सामने, आप उसे कहते हो प्रभावी लक्षण। क्या कहते हो आप? प्रभावी लक्षण। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि लंबेपन का गुण प्रभावी हो गया, बैंगनी कलर प्रभावी हो गया, गोल जो है वो प्रभावी हो गया। आपका दूसरा हमने क्या बोला कि हरा जो है वो प्रभावी नहीं हुआ, हरा तो अप्रभावी हुआ, लेकिन पीला जो है वो प्रभावी यहां पर हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम कहेंगे, प्रभावी लक्षण हम इसे कहेंगे। क्लियर है बात यहां? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा अगली पीढ़ी में जो वंशागत होते हैं वो आपके आनुवांशिक लक्षण होते, उपार्जित नहीं होते। कैसे मैम? कौन से लक्षण उपार्जित होते और कौन से जो हैं वो आपके वंशागत होते? समझो बात को कि आपने कोई स्किल जो है वो एक्वायर करी है, कोई चीज सीखी है, तो वो आपकी हुई, वो पापा जी, पिताजी या दादाजी से नहीं मिली है अपने को, वो तो अपन ने सीखी है ना। लेकिन कोई चीज जो आपको दादाजी से
से मिली, पापा से मिली आपको, वो चीज आपकी कैसी होगी, आनुवांशिक होगी। जैसे कि मान लीजिए कि दादाजी के बाल, मैंने एग्जांपल दिया था कि करली थे, इसलिए पापा जी के बाल भी करली हो गए और आपके बाल भी करली हो गए, अब आपके आने वाली जनरेशन के बाल करली होंगे। ये आपके आनुवांशिक लक्षण हैं, ये अगली पीढ़ी में पास ऑन हो जाएंगे। लेकिन अब दादाजी को तो पता ही नहीं था, ठीक है, क्रिकेट के बारे में, पापा जी को आता नहीं था खेलना, लेकिन आप जबरदस्त प्लेयर हैं क्रिकेट के, आपको धमाधम क्रिकेट खेलना आता है बढ़िया तरीके से, तो ये आपने सीखा ना, ये दादाजी से थोड़ी आपको विरासत में मिला है, नहीं मिला ना, ये तो आपने सीखा है। और हो सकता है आपके पुत्र में भी ये ना जाए, हो सकता है आपके पुत्र में भी ये ना जाए, या पुत्री में भी ये ना जाए आपके। तो जो चीज पास ऑन नहीं हो रही है वो आपने एक्वायर करी है, वो आपके उपार्जित लक्षण है। पर जो चीज पास ऑन हो रही है वो आपके उपार्जित लक्षण नहीं है, वो आनुवांशिक लक्षण है। डीएनए के माध्यम से वो कहां चले जाएंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो चले जाएंगे। तो आंसर लिखा कैसे जाएगा कि उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक कोशिका पर ही होता है, इनका प्रभाव आनुवांशिक पदार्थ जो कि कौन है, डीएनए पर नहीं होता। अब चूंकि डीएनए पर नहीं हो रहा है और डीएनए ही आगे जा रहा है, तो जब इस पर नहीं हो रहा और ये आगे जा रहा है तो ये लेकर क्या जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। समझ गए बात। अतः उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं। क्लियर है बात। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न का प्रकार हो गया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसकी मार्किंग आपके पास बनती है 2 मार्क का। तो आपने देखा एमसीक्यू मिला 2025 के पेपर में, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल गया और आपको वेरी शॉर्ट भी मिल गया। चलो शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र आपको बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है। कैसे होगा, हम यहां पर क्या लिखेंगे मैम, हम लिख देंगे कि यहां मेल है, हम लिख देंगे कि यहां पर फीमेल है। मेल के अंदर आपको पता है कि 22 जोड़े तो एक जैसे होते हैं, पर जो एक जोड़ा अलग होता है उसमें आपके पास एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, जहां पर वाई गुणसूत्र जो होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो ये बताता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। जबकि फीमेल के अंदर 23 के 23 कैसे हो, मतलब 22 तो सेम होते हैं और जो अगला वाला होता है वो एक्स और एक्स होता है, वो एक्स और एक्स होता है। इसे ही हम आदर्श जोड़ा गुणसूत्र कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। अब चलते हैं कि 22 का तो कोई लेना देना नहीं है, एक्स वाई यहां से ले लेंगे और एक्स एक्स हम यहां से ले लेंगे। अब होगा क्या कि जब आप एक्स का क्रॉस एक्स से कराओगे, यानी कि क्या होगा कि मेल द्वारा एक्स गुणसूत्र दिया गया है और फीमेल तो एक्स ही दे सकती है, उसके पास है ही नहीं, तो आपको जब एक्स और एक्स मिलेगा तो यहां पर क्या होगा, लड़की पैदा होगी। जब आप क्या करोगे, वापस से x और x मिलाओगे तो आपको फिर से x और x मिलेगा और लड़की पैदा हो जाएगी। लेकिन अब आप क्या करोगे, y और y मिलाओगे तो y और x मिलाओगे तो आपको yx मिलेगा, जहां पर क्या होगा, लड़का पैदा होगा। और दोबारा भी क्या मिलेगा, y और x मिलेगा, जहां पर लड़का पैदा हो जाएगा। तो 50% चांसेस है कि लड़की पैदा होगी और 50% चांसेस है कि लड़का पैदा होगा। वो भी कौन डिसाइड करता है, वो भी मेल के अंदर पाए जाने वाला गुणसूत्र Y डिसाइड करता है, पर मेल डिसाइड नहीं करता। आप यूं सोचो कि मेल डिसाइड करेगा कि मुझे ये देना है, नहीं, मेल ये चीज डिसाइड नहीं करता। कौन सा गुणसूत्र जा रहा है ये मेल को भी पता नहीं होता है प्यारे बच्चों। ये किसको पता होता है, ये किसी को भी पता नहीं होता। ये संयोग पर निर्भर करता है कि जब आपका जो संयोग हो रहा है उस संयोग में कौन सा गुणसूत्र आ रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है। ये पर्टिकुलर उस संयोग पर ही निर्भर कर रहा है। तो ना मेल की जिम्मेदारी है ना फीमेल की जिम्मेदारी है। समझ गए बात। यहाँ पहले क्या होता था कि फीमेल को दोष दिया जाता था कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, लड़के पैदा नहीं हो रहे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने सीखा, हमने पढ़ा, हमने समझा और हमें समझ में आया कि भाई ये चीज तो फीमेल में होती ही नहीं है, उनके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, हमें समझ में आया कि ये मेल के हाथ में है, कि मेल के पास वाई गुणसूत्र है, वाई क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो डिसाइड करता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, और वाई क्रोमोसोम ने बता दिया कि भाई लड़का होगा। अब वाई क्रोमोसोम तो मेल देगा, यानी जिम्मेदारी मेल की हो गई है। लेकिन मेल की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे, मेल की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेल उठा के थोड़ी ना दे रहा है आपको कि भाई ये लो, वरना तो सारे ही लड़के कर लेते है ना, ऐसे ही तो करते। ठीक है, तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जब 50% चांसेस होंगे तब लड़की होगी, 50% चांसेस में लड़का होगा, पर इसकी जिम्मेदारी इन दोनों में से किसी की भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। यहाँ
आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों किया? मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर के अंदर कि मेंडल जी ने आपके लिए कौन सा पौधा लिया और पौधा जो है वो उन्होंने क्यों यहाँ पर लिया। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है भाई? 2 मार्क का। तो मेंडल साहब ने मटर का पौधा लिया था भाई, और मटर का पौधा क्यों ले लिया था? क्योंकि वो जिस गिरजाघर के पादरी थे, जिस गार्डन में वो जो गिरजाघर के पास जो गार्डन था या जो गार्डन वहां पर था उसमें मटर के पौधे थे। लॉन्ग टाइम नहीं होता मटर के पौधे का, शॉर्ट टाइम होता है मटर के पौधे का। बहुत सारे बीज यहाँ पर होते हैं तो फटाफट से क्या होता है, रिजल्ट हमें यहाँ मिल जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो उद्यान में से किसके पौधे लिए थे? मटर के पौधे लिए थे। मटर के दानों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधे में विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई दे रहा था। इनका जीवन काल छोटा होता है। कैसा होता है? शॉर्ट टाइम होता है। सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु आप कृत्रिम तरीके से भी क्या करा सकते हो, पर परागण जो है वो यहाँ करा सकते हो। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज ये बना लेता है, इसलिए उन्होंने क्या लिया, मटर का जो पौधा था उसका चयन यहाँ पर कर लिया। याद रह जाएगी, आ सकता है ये लिख कर आना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। क्या होती है विभिन्नताएं और विभिन्नताओं का क्या मतलब है, तो समझो बहुत ध्यान से कि समान आनुवंशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। समान आनुवंशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली जो असमानताएं होती है वो विभिन्नताएं कहलाती है। जैसे मम्मा पापा से 2 बच्चे हुए, मान लीजिए कि मम्मा पापा से 2 बच्चे हो गए, ठीक है, लेकिन क्या जो दोनों सिबलिंग्स है वो एक जैसे हैं? नहीं, दोनों सिबलिंग्स यूनिक है, दोनों सिबलिंग्स अलग हैं। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है, किसी को कोई और चीज पसंद है और किसी का नेचर कुछ और बताता है। तो दोनों में क्या हुई कि दोनों सेम तरीके से हुए, लेकिन दोनों में क्या हुई है, विभिन्नताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये विभिन्नताएं लैंगिक जनन में ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू अलैंगिक जनन, वहां पे समानता ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभावी लक्षणों व अप्रभावी लक्षणों में आपको अंतर लिखना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क का है। देखो आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसे टाइप आएगा, एक लॉन्ग आएगा। तो एक तो 3 नंबर की मार्किंग पे आएगा, एक 4 नंबर की मार्किंग पे आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन 3 नंबर के मार्किंग से आएंगे, ठीक है। आप बात कर रहे हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों के बारे में अंतर लिखिए। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट याद रख लो, जो दिखेगा वो प्रभावी है, जो नहीं दिख रहा वो अप्रभावी है। पर मैम 3 नंबर तो इससे नहीं मिलेंगे, तो किससे मिलेंगे? इससे मिलेंगे। चलो पढ़ते हैं। प्रभावी लक्षण संकरण के बाद F1 पीढ़ी में आपको दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण संकरण के बाद F1 पीढ़ी में आपको दिखाई नहीं देते हैं। प्रभावी लक्षण हमेशा तब व्यक्त होते हैं जब जुड़ा हुआ एलील प्रभावी होता है, युग्म विकल्पी जो है वो प्रभावी होगा। अप्रभावी लक्षण तभी व्यक्त होंगे जब जुड़े हुए दोनों एलील कैसे होंगे? अप्रभावी होंगे। प्रभावी जीन के भावी पीढ़ियों में संचारित होने से इसकी संभावना ज्यादा होती है और इसकी संभावना यहाँ पर कम हो जाएगी। प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है जबकि इसको स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। बहुत सिंपल चीजें थी, ये तो अपने को पता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? आरेख चित्र द्वारा समझाइए। मैंने आरेख चित्र बनाया था अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सा, कि यहाँ पर मेल होगा, यहाँ पर फीमेल होगी, यहाँ पर एक्स और वाई होगा, यहाँ पर एक्स और एक्स होगा। आप जब इन्हें बनाओगे तो 50% चांसेस हैं कि बेबी गर्ल यहाँ पर होगी और 50% चांसेस हैं कि बेबी बॉय यहाँ पर होगा। कैसे होगा मैम? कि जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो गर्ल बनेगी, जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो गर्ल बनेगी। लेकिन जब y और y गुणसूत्र y और x, इसके पास का x है ना, तो आपका बेबी बॉय बनेगा। जब y और x गुणसूत्र मिलेगा तो आपके पास बेबी बॉय बनेगा, ठीक है। अब इसी को थ्योरी में बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं, जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, 23वां जोड़ा सेक्स डिटरमाइन करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र जो है उन्हीं के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। माता में 23वें जोड़े के लिए जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है तथा पिता में एक X होता है और दूसरा Y होता है। Y का आकार सबसे छोटा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और क्या लिख सकते हैं? अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। लड़का हो या लड़की अपनी माता से सदैव X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, पर पिता से क्या करेंगे? अगर आपकी लड़की हुई तो पिता ने X गुणसूत्र दिया है, अगर आपके लड़का हुआ तो
पिता ने वाय गुणसूत्र दिया है, समझ गए बात। और पिता ने वाय गुणसूत्र दिया है ना, तो अगर ये जो वाय गुणसूत्र है ये आगे कैरी फॉरवर्ड भी सिर्फ लड़कों में ही होगा, लड़कियों में ये चीज नहीं होगी। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इस तरीके का डायग्राम आपको बना करके आना है, जहां आप लिख सकते हो कि एक्स और एक्स मिल रहे हैं तो लड़की लड़की हो गए, और यहाँ पर वाई और एक्स या एक्स और वाई मिल रहे हैं तो लड़का यहाँ पर पैदा हो रहा है। क्लियर हो गई बात, यहाँ समझ गए चीजों को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है, लक्षणों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आनुवांशिकता की कार्यविधि जीन्स के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होगी, जीन्स के माध्यम से होंगे। लक्षण प्रभावी या अप्रभावी जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। समझ गए बात। यहाँ आगे बढ़ जाऊं, बहुत सिंपल चीज थी ये, तो अब समझो आनुवांशिकता जो है उसकी कार्यविधि में क्या होगा कि आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें गुणधर्म मतलब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यह प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, जीन्स के माध्यम से होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वह आनुवांशिक कोड है जो शरीर के विकास और कार्य के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। माता पिता अपने जीन्स के माध्यम से बच्चों की आंखों का रंग जो है, रक्त है, बाल का कलर है, गुस्सा होगा कि नहीं होएगा, बहुत तेज गुस्सा होएगा कि नहीं होएगा, लंबे होएंगे, छोटे होएंगे, मोटे होएंगे, कैसे होएंगे, भाई वो सारी बातें जो है वो इसके द्वारा ही निर्धारित की जाती है। लक्षणों का नियंत्रण कैसे होता है मैम, देखो, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक लक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप यानी कॉपीज होती, ठीक है। उनमें क्या होगा कि वो एक जैसे नहीं होंगे ना, मतलब यूं समझो कि 2 हो गए, जैसे मैंने आपको समझाया था, लंबा या छोटे में से लंबा प्रभावी हुआ, सफेद और बैंगनी में से बैंगनी प्रभावी हो, उसी तरीके से। तो जो लक्षण प्रकट होता है उसे आप डोमिनेंट ट्रेट कहते हो, प्रभावी लक्षण कहते हो। जो नहीं प्रकट होता है आप उसे अप्रभावी कह देते हो, यानी कि नॉन डोमिनेटिंग ट्रेट आप उसको कह देते हो। ये प्रभावी और अप्रभावी जीन्स जो है उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं संतान में कौन से लक्षण दिखाई देंगे। क्लियर है बात यहाँ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आनुवांशिकता की कार्यविधि क्या होती है और लक्षण जो है वो प्रभावी और अप्रभावी होगा तो जीन्स इसे कैसे डिसाइड करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। आगे बात करते हैं, मेंडल की सफलता के कारणों की विवेचना आपको करनी है। भाई एक साथ हो तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट ने नहीं किए होंगे, पर ऐसा क्या था कि मेंडल को ही जो है सक्सेस मिली यहाँ पर जब उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और अगर आप उसे व्यवस्थित तरीके से नोट करते जा रहे हो, उसका डेटा शीट बनाते जा रहे हो, आप सारी चीजें उसके अंदर लिखते जा रहे हो, तो आप बेहतर उसका अवलोकन कर सकते हो और उससे बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हो। और ये काम किसने किया था, मेंडल साहब ने किया था, बाकी उन्हें काम किया ही नहीं था। समझ गए बात यहाँ। तो देखो, मेंडल की सफलता के मुख्य कारण थे कि उनके द्वारा मटर के पौधे का सावधानी पूर्वक चयन किया गया, एक समय में केवल एक ही लक्षण पर उन्होंने ध्यान दिया और सांख्यिकी का विश्लेषण भी उन्होंने किया। अब देखो और क्या थे कि उन्होंने मटर के पौधे का यानी कि पाइसम सेटाइवम का चयन जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर किया था, उचित सामग्री जो उन्होंने चयन की थी। मटर का अब क्यों करी थी वो भी समझो कि मटर की ही क्यों करी थी कि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, स्वपरागण आप उसमें करा सकते हो, शुद्ध वंशानुक्रम यहाँ प्राप्त होता है और विपरीत लक्षण के जो जोड़े थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन का क्या मतलब है कि अन्य वैज्ञानिकों ने क्या करा था, इसके विपरीत काम किया कि मेंडल ने तो एक समय में एक ही लक्षण के बारे में बात करी और चर्चा करी और उसकी पूरी की पूरी सांख्यिकी का निर्माण किया, फिर उसका अवलोकन किया, फिर ये आगे बढ़े। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी पर मेंडल ने एक ही करा, जिससे क्या हो गया कि पौधे की जो रिजल्ट यहाँ पर मिले, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट मिले पौधों से संबंधित, वो यहाँ पर सटीक मिले। तो यही बात लिखिए कि अन्य वैज्ञानिकों ने इसके विपरीत काम किया था। क्या किया कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की बात करी कि जैसे पौधे की ऊंचाई की बात कर ली और बीज के रंग की बात कर ली, इसका ही उन्होंने अध्ययन किया, फिर उन्होंने आगे बढ़ाई, आगे अपना काम किया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सांख्यिकी विश्लेषण क्या किया होता है भाई, सांख्यिकी विश्लेषण में क्या हुआ कि एक ही लक्षण था और एक ही लक्षण के बारे में जब उन्हें जितनी सारी बातें पता चली वो वहां पर लिख दी। प्रायोगिक डिजाइन उन्होंने इस पर समझा कि उन्होंने कृत्रिम परागण की तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया और संकरण प्रयोगों के दौरान सावधानी बरती, जिससे कि क्या हुआ, अवांछित परागण को रोकने के लिए फूलों को बैग से उन्होंने ढक दिया था। समझ गए बात यहाँ। तो आप एक एक पॉइंट को इलाबोरेट करके लिख सकते हो और चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पर। आगे बात करते हैं, वाय गुणसूत्र पर आपको टिप्पणी लिखनी है। वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि वाई गुणसूत्र क्या होता है। तो हमने बात करी है कि भाई वाई गुणसूत्र सेक्स डिटरमाइन करता है, दूसरा ये एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। ये बात हमने की है कि नहीं की है भाई, की है ना। चलो, मानव और अधिकांश स्तनधारियों में वाई गुणसूत्र, वाई क्रोमोसोम दो लिंग गुणसूत्रों में से एक होता है जो लिंग निर्धारण में शामिल होता है। पुरुषों में आमतौर पर एक एक्स और एक वाई होता है, जबकि महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? लिंग निर्धारण करते हैं सेक्स डिटरमाइंड रीजन यानी कि वाई के द्वारा, जो कि बताता है कि भाई ये पुरुषों में होता है और पुरुषों के शारीरिक विकास को भी ये क्या करता है? प्रेरित करता है। सिंपल बात है। जीन की संख्या, अन्य मानव गुणसूत्रों की तुलना में वाई गुणसूत्र सीमित संख्या में जीन होते हैं और वाई गुणसूत्र केवल पिता से ही विरासत में मिलता है, माताश्री से ये आपको नहीं मिलेगा। वाई गुणसूत्र में अंतर असामान्य यौन विकास और प्रजनन संबंधी समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। विभिन्नताओं के 4 महत्व लिखिए कि भाई मैम हमने ये अभी भी पढ़ा था कि विभिन्नताएं मिलती हैं और विभिन्नताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर आप ये समझाओ कि विभिन्नताएं अगर नहीं मिलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर विभिन्नताएं मिल जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। महत्व क्या है कि विभिन्नता पर हमने इतना जोर दिया। तो देखो, विभिन्नताएं किसी जाति विशेष के सदस्यों की पहचान एकल रूप से करने में सहायक होती है। विभिन्नताएं अच्छे ढंग से जीवित रहने के अवसर प्रदान करती है, जिससे जीवों को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। अगर आप एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग नहीं ढलोगे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढलोगे, तो क्या होगा? सर्वाइवल जोन खतरे में आ जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं करोगे तो एग्जिस्टेंस पर बात आ जाएगी और क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। क्लियर है लॉजिक यहां? नेक्स्ट देखो, विभिन्नताएं लंबे समय में नई स्पीशीज की उत्पत्ति में सहायक है और जैव विकास का मुख्य कारण है, जो कि बहुत आवश्यक है। विभिन्नताएं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैसा रहता है? स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो 4 महत्वपूर्ण बात थी जो हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि वो क्या थे? वो एक जो गिरजाघर थे उसके पादरी थे, है ना, और उन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधों पर उन्होंने चर्चा करी थी। वो वियना गए थे पढ़ाई करने के लिए, है ना, और एक बढ़िया सा उन्होंने आपको जीन के बारे में और बहुत सारी जो जेनेटिक्स है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आप इस तरीके से उनका जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अच्छे तरीके से लिख कर आ जाना, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया है तो। क्लियर है? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है, लिख लो इसको बढ़िया तरीके से कि उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई थी, लेकिन उनके कार्यों को 1900 में 3 अन्य वैज्ञानिकों द्वारा फिर से खोजा गया, जिसके बाद उन्हें व्यापक पहचान मिली, यानी मृत्यु के बाद उनको क्या मिला? रिकॉग्निशन यहाँ पर मिला है। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। निम्नांकित तकनीकी जो शब्द है उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब बेटा जी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जीन प्रारूप मैंने आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, वेरी शॉर्ट में। लक्षण प्रारूप उसी में मैंने समझा था। युग्म विकल्पी संकरण और संकर, एक संकरण और द्विसंकर संकरण की यहाँ पर बात हो रही है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, किसी जीव की आनुवांशिक संरचना उनके जीनों का संगठन होती है। यह आपके पास कैसी होती है? अदृश्य होती है। किसी विशेष लक्षण के लिए युग्म विकल्पी के संयोजन को दिखाती है, दिखाई थोड़ी देती है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब लक्षण प्रारूप फिनोटाइप की अगर हम बात करें, किसी जीव के प्रेक्षणीय, है ना, लक्षण जो दिखाई दे रहे, जिसको आप अवलोकन कर रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये चीज इसमें ऐसे दिखाई दे रही है, वो आपका फिनोटाइप कहलाएगा। उसके जीन प्रारूप और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है, जैसे कि लंबा होगा या छोटा होगा, पौना जिसे हम कहते हैं गोल होगा या झुर्रीदार होगा, पीला होगा या फिर हरा होगा। तो ये क्या है? ये लक्षण प्रारूप है, आप इसे फिनोटाइप कहते हैं। क्लियर है लॉजिक यहाँ? नेक्स्ट, अलील्स किसे कहा जाता है? युग्म विकल्पी क्या होते हैं मैम? युग्म विकल्पी ही एक ही जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थान पर उपस्थित होते हैं, यानी एक ही जगह पर होंगे। वे एक ही लक्षण के विभिन्न रूपों को नियंत्रित करते हैं। जैसे ऊंचाई के लिए आपके पास कैपिटल टी है और बौने के लिए आपके पास जो उसका युग्म विकल्पी है वो कौन सा है? स्मॉल टी है। और प्रभावी कौन सा हुआ? कैपिटल टी यहाँ पर प्रभावी हो गया। समझ गए बात? यहाँ नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, दो आनुवांशिक रूप से भिन्न जीवों के बीच प्रजनन की जो प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप संतति में दोनों जनकों के लक्षण उपस्थित होते हैं, आप उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हो। संकरण यानी कि हाइब्रिड, संकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संतति क्या है, ये हाइब्रिड है। संकरण आमतौर पर अपने जनकों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं और अक्सर विषम युग्मजी होते हैं। जैसे हम नहीं कहते क्या, कभी मम्मा से जब सब्जी लेने जाओ तो सुनना, मम्मी बताएगी कि ये हाइब्रिड टमाटर है, ये हाइब्रिड गुलाब की स्पीशीज है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम बार बार करा रहे हैं, एक ही लक्षण पर हम बात कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब दो से याद रखो, डी से दो, यानी दो लक्षणों पर आप क्रॉस यहां पर करा रहे हो। क्लियर हो गई बात यहां पर, जब एक पर कराओगे तो एक हो जाएगा, मोनो हो जाएगा, दो पर कराओगे तो डाई यहां पर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस बढ़िया से सेशन में हमने चैप्टर नंबर 8 को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और सारे आंसर्स मैंने आपको लिख करके इसलिए दिए हैं ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थियोरिटिकल आंसर्स बहुत ज्यादा है। तो करना क्या है, इस लेक्चर का अच्छे से रिवीजन करना है, अपने फ्रेंड जोन में इस लेक्चर को शेयर कर दो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और ये लेक्चर भी आपने अच्छे तरीके से समझा है ना, तो भी आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से संबंधित है, आप छोड़ करके नहीं आओगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इतने सारे आपको वन शॉट रिवीजन सीरीज मिल गई है, 1 to 8 चैप्टर तक मिल गए, यानी आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे फिजिक्स की तरफ। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इसका करना है अच्छे तरीके से रिवीजन, वन शॉट सीरीज का फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा इसको देखो, ताकि एग्जाम में कम समय में स्मार्ट स्टडी आपके पास हो जाए, आप चीजें समझ जाओ, आपको ये तो पता चल जाए एटलीस्ट के चैप्टर के अंदर है क्या, है ना, चैप्टर में क्या पूछ सकते हैं, क्या है चैप्टर के अंदर। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।